हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, हमने क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट किया था और ये इस वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप कि यूरोप में नेशनलिज्म की जो भावना है वो कहाँ से आई, ठीक है, स्टार्ट कैसे हुई, इस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने नेपोलियन और जो प्रैप्स कंट्री थी उनकी वॉर के बारे में पढ़ा था और फिर हमने ये देखा था कि वॉर ख़त्म होने के बाद नेपोलियन जो है वो हार जाता है और जो आपकी प्रैप्स कंट्रीज़ हैं वो आपकी जीत जाती हैं, जिसमें प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन कंट्रीज शामिल होती हैं। और जब ये हार जाते हैं वॉर ख़त्म होने के बाद आपकी एक ट्रिटी साइन होती है जिसका नाम होता है ट्रिटी ऑफ वियना। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे, लेकिन अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम मिड 18th सेंचुरी के बारे में जानेंगे कि उस टाइम पे यूरोप में क्या स्थिति थी, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जब हम मिड 18 अगर हम बोल रहे हैं तो इट मीन्स ये याद रखिए कि हम अभी 1750s के अराउंड बात कर रहे हैं, ठीक है। अराउंड इस टाइम पीरियड के बीच के आसपास की हम बात करेंगे। और जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो आप याद रखिए कि वो 1789 में हुआ था, मतलब बाद में हुआ था। तो उससे और थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरे यूरोप में क्या स्थिति थी, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ हमने फ्रांस के बारे में पढ़ी थी, अभी हम पूरे यूरोप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले चीज़ कि मिड 18th सेंचुरी के टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि जो पूरे यूरोप में किसी भी तरीके के नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। ये अलग अलग डिवाइड हो रखे थे, किस किस के बीच में आपके अलग अलग किंगडम्स थे, डचेस थी और कैंटोन्स थे। किंगडम्स तो आपको पता है जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन होता है उसको किंगडम्स बोला जाता है। जो आपके डचेस होते हैं इट मीन्स जहाँ पे डच लोगों का शासन चल रहा था उसको बोला जाता है डचेस। और जो आपके कैंटोन्स होते हैं इसका मतलब होता है जब एक कंट्री को आप छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड कर देते हो, वहाँ पे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू करने के लिए, तो उसको बोला जाता है कैंटोन्स, ठीक है। अब थर्ड चीज़ क्या है इसमें कि जो आपका ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप था वहाँ पे आपकी मोनार्की सिस्टम चल रहा था, ठीक है भाई। पूरा जो आपका यूरोप है उसमें कहाँ पे ईस्टर्न की साइड में और जो सेंट्रल लेवल था वहाँ पे आपका पूरी तरीके से मतलब टोटली वो मोनार्की सिस्टम पर ही डिपेंडेंट था, ठीक है। नेक्स्ट इज क्योंकि अब इतने सारे डिवीज़न थे, अलग अलग किंगडम्स थे, ठीक है, डचेस थे, कोई भी नेशन स्टेट उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे और पूरी तरीके से राजाओं महाराजाओं का शासन होता था, मोनार्की थी। तो हम देख सकते हैं कि पूरे यूरोप में मिड 18th सेंचुरी के टाइम पे किसी भी तरीके की कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं थी जो लोगों को आपस में जोड़ के रख सके और किसी का भी कॉमन कल्चर भी नहीं था। सबका कल्चर अलग अलग था, सबकी लैंग्वेज अलग अलग थी, ठीक है। सबके राजा अलग अलग हुआ करते थे, तो सब लोग अपने आप को एक इंडिविजुअल्स की तरह देखते थे। कोई भी कलेक्टिव या किसी भी तरीके की बिलोंगिंगनेस उनमें नहीं थी मिड 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और अनइक्वल डिवीज़न था, डिवीज़न भी बहुत मतलब खिचपिच हो रखी थी पूरी तरीके से मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में, ठीक है। अब क्या होता है भाई, मिड 18th सेंचुरी की ही बात करें और पूरे यूरोप की बात करें, सिर्फ हम किसी फ्रांस की या फिर जर्मनी की या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की या किंगडम की बात नहीं कर रहे, पूरे यूरोप के बारे में अगर बात हो रही है तो ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि मिड 18th सेंचुरी में ऐसा सिनेरियो था, कहाँ पे, पूरे यूरोप में। अब देखते हैं कि मिड 18th सेंचुरी में वहाँ की सोसाइटी कैसी थी यूरोप में। ये ध्यान रखना कि हम पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, किसी एक किंगडम की, सिर्फ फ्रांस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरे यूरोप में अगर हम मिड 18th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं पहले दो पार्ट्स में जो सोसाइटी थी वो डिवाइड हुआ करती थी यूरोप में। एक थी आपकी एरिस्टोक्रेसी और दूसरी थी आपकी पुअर पीपल, मतलब जो आपके कॉमन लोग हुआ करते थे। जो आपके एरिस्टोक्रेसी थी वो कौन होते थे, रिच पीपल, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था। जैसे कि आपके जो राजा के यहाँ पे काम करते हैं मिनिस्टर्स जितने भी हो गए वो इसके अंदर इंक्लूड होते थे।
बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। जो छोटे मोटे राजा होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, तो उनको भी हम एरिस्टोक्रेसी बोल सकते हैं। लेकिन ये लोग माइनॉरिटी में थे, ज़्यादा संख्या नहीं थी। भाई राजा तो एक दो ही होंगे ना, ज़्यादा सारे तो हो नहीं सकते अमीर। दूसरी तरफ अगर हम पुअर पीपल को देखें तो इसके अंदर मेनली कौन होते थे? पीजेंट्स हुआ करते थे। जो किसान होते थे ना, गरीब छोटे छोटे पीजेंट्स इनमें इंक्लूड हुआ करते थे। और इन पीजेंट्स के पास बहुत ही लिमिटेड लैंड होती थी और किसी किसी किसानों के पास तो ज़मीनें भी नहीं होती थी। और तीसरी चीज़ कि ये लोग मेजॉरिटी में थे। जो पुअर पीपल थे वो जनसंख्या वाइज अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा थे पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। ये सिनेरियो था सोसाइटी का यूरोप में अगर हम मिड 18th सेंचुरी की बात करें तो। लेकिन मिड 18th सेंचुरी में ही यूरोप में हम देख सकते हैं वहाँ पे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। अब जब 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, एक और नई सोसाइटी उभर कर सामने हमें देखने को मिलती है जिसको बोला गया मिडिल क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास में कौन हुआ करते थे? जो आपके वर्किंग क्लास होते थे, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह में जाके काम करते थे। भाई पहले क्या था, या तो अमीर लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब मिडिल क्लास भी आ गई। अब इन दोनों के बीच की एक और क्लास हमें देखने को मिलती है जो ना तो बहुत ज़्यादा अमीर है और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन लोग इंक्लूड होते थे? आपके इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रीज में जो भी काम कर रहे हैं एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपके मिडिल क्लास में हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज़ क्या थी कि ये जो मिडिल क्लास फैमिली थी ये एजुकेटेड थी, ठीक है, पढ़े लिखे इंसान थे। ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं या सिर्फ खेतों में ही काम कर रहे हैं। पीजेंट्स से इनकी स्थिति काफ़ी सही थी, एजुकेटेड भी थे और ये लोग लिबरल थे, लिबरल थिंकिंग वाले थे, उदारीकरण की सोच रखने वाले थे, ठीक है। लिबरल, देखते हैं कि लिबरल क्या होता है। अगर हम लिबरलिज्म के बारे में बात करें तो लिबरलिज्म का मतलब है, सबसे पहले ये एक लैटिन वर्ड है, लिबरल से ये निकला है और लिबरल का मतलब होता है फ्री, ठीक है। और लिबरलिज्म अगर ये फ्री की बात कर रहे हैं इट मीन्स ये फ्रीडम की बात कर रहे हैं। फ्री मतलब मुफ्त नहीं कि भाई एक पेन के साथ 1 by 1 फ्री, वो वाला फ्री नहीं। फ्रीडम मतलब आज़ादी। ये जो मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी, ये मेनली क्या बोलते थे कि हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़? भाई फ्रीडम होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए, कानून की नज़र में सारे बराबर होने चाहिए। ये किसका कहना था? ये हमारे मिडिल क्लास का कहना था, जो क्या सोच रखते थे, वो जो लिबरलिज्म की मांग करते थे। यहाँ तक समझ आ गई? अब देखिए ये जो मिडिल क्लास फैमिली हुआ करती थी ये दो तरीके की डिमांड करते थे। ये बोलते थे एक तो हमें पॉलिटिकल लिबर्टी चाहिए और दूसरा हमें इकोनॉमिक लिबर्टी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? ये याद रखना कि ये लैटिन वर्ड से लिया हुआ है, लिबरल से, और लिबरल का मतलब होता है फ्री। और ये जो लिबरलिज्म की मांग कर रहे हैं मिडिल क्लास लोग, इनका फ्री से मतलब है फ्रीडम, कि भी आज़ादी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब समझते हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिक लिबर्टी में इनकी क्या क्या मांग हुआ करती थी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मिडिल क्लास फैमिली थी आपकी, सबसे पहली डिमांड इनकी ये थी पॉलिटिकल लिबर्टी में कि भाई जितने भी प्रिविलेजेस आपको दिए गए हैं, किन लोगों को, जो भी राजा महाराजा हैं, एरिस्टोक्रेसी हैं, उनको अबॉलिश किया जाए, उनको हटाया जाए, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये बोलते थे कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे द्वारा चुनी जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी राजा आया और बैठ गया गद्दी पे, नहीं, ठीक है। इनका मानना था कि भाई इलेक्शंस के थ्रू जो हम चाहते हैं वही राजा बनना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़ ये क्या बोलते थे कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, चाहे राजा का शासन हो चाहे किसी का भी शासन हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और वो उसी को ही फॉलो करे, ठीक। और फोर्थ चीज़ ये बोलते थे कि हमें कानून की नज़र में सबको इक्वल मानना है, कि चाहे कोई राजा का बेटा कोई गुनाह करे या फिर कोई किसान का बेटा गुनाह करे, उसको सेम सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है।
लेकिन इसमें एक बोल सकते हो कमी भी थी। कमी ये थी कि इन लोगों ने भी, मिडिल क्लास लोगों ने भाई लोग के सामने इक्वालिटी की तो बात की है, बट इन्होंने जो वोटिंग राइट्स हैं वो वुमेन्स को नहीं दिए हैं। दूसरी चीज, वोटिंग राइट्स उन लोगों को भी नहीं दिए जिन मैन के पास, जिन आदमियों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, उसकी खुद की संपत्ति नहीं है, तो उसको भी वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये दो चीजें इसमें नेगेटिव है, लेकिन बाकी चीजें इनकी मांग थी कि भाई ये चीज होनी चाहिए। आई होप इतना क्लियर होगा। अब समझते हैं कि इकोनॉमिक लिबर्टी में ये लोग क्या मांग कर रहे थे। देखिए, इकोनॉमिक लिबर्टी में सीधी सी सबसे पहली चीज इनका क्या मानना था, क्योंकि इसमें बिजनेसमैन भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं मिडिल क्लास फैमिली में, तो इनकी सबसे पहले मांग थी कि जो मार्केट है उसमें फ्रीडम होनी चाहिए, भाई हमारा जहाँ पे मन करे हम वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकें। दूसरी चीज थी भाई ट्रेड तो हम कर लेंगे, लेकिन ट्रेड करते करते हमें ट्रेड बैरियर्स भी हटाने चाहिए। इतने सारे ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को हटा दो। तीसरी चीज ये क्या बोलते हैं कि जो यूरोप में हर जगह पर हर स्टेट ने अपनी अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं उसको हटा दिया जाए। और फोर्थ ये क्या मांग करते हैं कि जो वेट है और जो मेजरमेंट है वो हर जगह पे अलग अलग नहीं होना चाहिए। पहले यूरोप में क्या था कि हर स्टेट में मेजरमेंट हो जाए, वेट हो जाए, ये अलग अलग तरीके से नापे जाते थे। ठीक है, और इनकी मांग थी, किसकी मांग थी, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वर्कर्स लोग जो हैं, उनकी ये मांग थी कि जो वेट और मेजरमेंट है वो एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए पूरे यूरोप में, चाहे आप कहीं पर भी जाओ। मेजरमेंट का एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है। एक इले करके वर्ड होता है जो कि टेक्सटाइल मटेरियल के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में क्या कहते हैं, हम जब कपड़ा देखते हैं तो हम उसको मीटर में नापते हैं, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर। उसी तरीके से वहाँ पे जो टेक्सटाइल मटेरियल है उसको हम एलए में नापते हैं। और पूरे यूरोप में ये मेजरमेंट ही अलग अलग तरीके से हुआ करता था। इसका एग्जाम्पल हम इसी से समझ सकते हैं कि अगर आप देखोगे फ्रैंकफर्ट में एक इले का मतलब होता था, मतलब एक इले के कपड़े का मेजरमेंट होता था 54.7 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर हम मेज की बात करें, उस जगह पे, ये जगह के नाम है, 55.1 सेंटीमीटर के रूप में उसको नापते थे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम न्यूरेमबर्ग को देखें तो 65.6 सेंटीमीटर का मतलब होता था एक एले। ठीक है, वहीं अगर हम फ्राइबर्ग की बात करें तो 73.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया जाता था अगर हम एक एले की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब यूरोप में ही अगर हम एक मेजरमेंट की भी बात करें तो कितना सारा, मतलब हर जगह पे अलग अलग तरीके से वो नापा जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से वेट के मेजरमेंट्स भी अलग अलग हुआ करते थे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब इस मिडिल क्लास फैमिली में से ही मिडिल क्लास वर्कर्स जो थे, जो लिबरल सोच रखने वाले लोग थे, इन्हीं में से एक ग्रुप निकल कर आता है जिसको बोला गया आगे जाके क्या, जोल्वरीन। ठीक है, ये एक कस्टम यूनियन था, एक गैंग था जो कि ट्रेड वगैरह से रिलेटेड आप बोल सकते हो। ठीक है, व्यापार से रिलेटेड आप बोल सकते हो, व्यापारिक लोग थे ये। अब क्या होता है प्रशिया में, ठीक है, प्रशिया के और जर्मनी स्टेट्स को आपस में जोड़ने के लिए एक यूनियन बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1834 में बनाया जाता है। इसका मेन काम क्या था, इसका ये मानना था कि भाई जो ट्रेड बैरियर्स है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। जहाँ पे भी व्यापारिक कर टैक्सेस लिए जा रहे हैं उन टैक्सेस को हटा दो पूरी तरीके से। और दूसरी चीज, करेंसी का भी बहुत बड़ा रोल था। हर जगह पे अलग अलग करेंसी चलती थी। ठीक है, इंडिया में जैसे पूरे इंडिया में आपका रुपए चलता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप अमेरिका की बात करो तो वहाँ पे आपका डॉलर चलता है। अब यूरोप की बात करें तो अब यूरोप में यूरो चल रहा है। तो उस टाइम पे यूरोप के अंदर ही बहुत सारी करेंसीज अलग अलग टाइप्स की चलती थी। ठीक है, अगर हम 1800 के अराउंड बात करें तो उस टाइम पे हमारे 30 अलग अलग टाइप्स की करेंसी थी सिर्फ यूरोप के अंदर ही। अब इस
कस्टम यूनियन वालों ने क्या किया, 1834 के बाद इस करेंसी को रिड्यूस करके उनके नंबर्स 2 कर दिए कि भाई अब 2 तरीके के करेंसी है, ठीक है। अब या तो आपके पास रुपए होने चाहिए या आपके पास डॉलर होना चाहिए, कोई एक चीज़ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, लेकिन वहाँ पे यूरो या फिर कुछ और चलता होगा, ठीक। नेक्स्ट चीज़ क्या किया इन लोगों ने, कस्टम यूनियन वालों ने, इन्होंने रेलवेज के ऊपर काम करना शुरू किया, ठीक है। जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग किंगडम्स हैं, उनको रेलवेज के जरिए जोड़ने का काम किया ताकि आना जाना इजीली हो सके और ट्रेड बैरियर्स भी कम से कम लग सके, सुविधा हो जाए आम आदमी के लिए भी, ठीक। नेक्स्ट चीज़ इन लोगों ने क्या किया, अब जब इतनी सारी सुविधाएं हो जाएंगी, भाई देखिए क्या क्या हुआ। एक तो प्रशिया को हमने किससे जोड़ दिया, हमने जर्मनी से जोड़ दिया, हमने ट्रेड बैरियर्स भी हटा रहे हैं। अब जब ट्रेड बैरियर्स, टैक्सेस कम हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करेंगे या ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे, ठीक है। और क्या किया, करेंसी भी रिड्यूस कर दी, तो जो घूमने जाना चाहते हैं तो वो भी इजीली जा सकते हैं। रेलवेज के जरिए भी हम नेटवर्क्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से क्या हुआ, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था लोगों का बढ़ने लग गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, अब जो नेशनल यूनिफिकेशन होने लगा यूरोप में एक जगह से दूसरी जगह के लोग आपस में मिलने लग गए, बातचीत होने लग गई, जो आइडियाज़ हैं उनका आदान प्रदान होने लग गया, ठीक है। तो इस वजह से धीरे धीरे करके अब हम देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना जो है, जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, तो नेशनलिज्म की भावना भी हमें अब धीरे धीरे उभरती हुई नज़र आने लगेगी यूरोप में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम वापस चलते हैं और समझेंगे द न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815, ठीक है। अब आप दोबारा वापस आ जाओ, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नेपोलियन की और जो प्रैप्स कंट्रीज थी उनके बीच में वॉर हुई थी, फिर ट्रीटी साइन हुई थी, है ना, ट्रीटी ऑफ वियना, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। और उसमें हमने क्या देखा था कि जो प्रैप्स कंट्रीज थी जहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था, प्रैप्स कंट्रीज मैंने आपको बताया था प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम। ये जीत जाते हैं, और जब ये जीत जाते हैं इट मीन्स मोनार्की जीत जाती है, नेपोलियन हार जाता है, ठीक है। रिपब्लिक से वहाँ पे दोबारा क्या हो जाता है, किंगडम आ जाता है, राजाओं का शासन स्टार्ट हो जाता है, मोनार्की आ जाती है, ठीक है। अब ये जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स कौन थी, जो प्रैप्स कंट्रीज थी, इन्हीं को ही बोला गया है इनडायरेक्टली। इनका मानना ये था कि दोबारा से जो पुराना ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा था, पुराने जो इंस्टीट्यूशंस थे वही वापस आना चाहिए। कंजर्वेटिव्स का सिंपल मानना ये था कि भाई ये जो रिपब्लिक आ रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल दौर आ रहा है, इसको हटाओ और दोबारा से मोनार्की लेकर आओ, दोबारा से राजाओं का ही शासन होना चाहिए हर जगह पर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इनका क्या क्या था कि सिटी सोसाइटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, भाई मोनार्की होनी चाहिए, वहाँ पे राजाओं का शासन होना चाहिए, चर्च के पास भी ज़्यादा वो पावर्स होनी चाहिए। आपने देखा होगा फ्रेंच में हमने पढ़ा था कि 3 कैटेगरीज में सोसाइटी डिवाइड थी, एक फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट में आपका चर्च था, सेकंड में आपका किंगडम्स हुआ करते थे, और थर्ड में आपके जो आपके कॉमन मैन होते थे उनको बोला रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या बोल रहा है कि जो वहाँ का समाज है, जो सोशल हायरार्की होनी चाहिए, मतलब जो समाज है, समाज में वर्गीकरण होना चाहिए, ठीक है, डिवीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि सारे सबको इक्वल कर दो, ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा कौन लोग बोल रहे थे, कंजर्वेटिव्स लोग बोल रहे थे। नेक्स्ट चीज़ वो क्या बोलते थे कि जो प्रॉपर्टी है, जो फैमिलीज का डिवीजन वगैरह है, वो क्या होने चाहिए, वो संरक्षित होने चाहिए, ठीक है, प्रिजर्व करके हमें रखना चाहिए। सारी पावर्स सबके बीच में नहीं बांटनी चाहिए, कोई सी एक के पास पावर्स होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें मांग तो कर रहे थे, बट ये लोगों का ये भी कहना था कि ये जो चेंजेस वापस आएंगे ये हम एकदम से नहीं लेकर आएंगे, बल्कि ग्रेजुअल चेंजेस हम लेकर आएंगे, मतलब धीरे धीरे करके हमें दोबारा से उस पुराने ट्रेडिशनल पे, पुरानी परंपरा पे, या बोल सकते हो कि दोबारा से राजाओं का शासन लेकर आना है। लेकिन इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, तो ग्रेजुअल चेंजेस की ये लोग डिमांड कर रहे थे, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा।
अब सीधी सी बात है, जब मोनार्की आ जाती है 1815 में जब जीत जाते हैं प्रैप्स कंट्रीज, नेपोलियन हार जाता है, तो ये सिंपली इसमें एक फ़ोटो आपकी बुक में दिखाया हुआ है, इसमें सिंपली यही है कि अगर अब कोई मोनार्क के खिलाफ बोलेगा, राजाओं के खिलाफ बोलेगा, तो उनका मुंह जो है वो बांध दिया जाएगा। ठीक है, इनके आप देख सकते हो कि मुंह बंद है। ठीक है, तो जो भी मोनार्क के खिलाफ बोलेगा तो उसको भी इसी तरीके से साइलेंस कर दिया जाएगा, चुप करवा दिया जाएगा। तो इसीलिए जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। नेक्स्ट चीज आते हैं आपके द रिवोल्यूशनरीज। ठीक है, मतलब कि जो आपके क्रांतिकारी हुआ करते थे। भाई जब मोनार्की आएगी तो क्रांति भी आएगी। अब ये जो लिबरल वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग थे, आपने देखा होगा भी पहले ये बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, भाई पॉलिटिकल लिबर्टी मांग रहे थे, इकोनॉमिक लिबर्टी मांग रहे थे, काफ़ी सारी इन्होंने डिमांड्स रखी थी। लेकिन 1815 में क्या होता है, आपके जो नेपोलियन है वो हार जाता है और जो राजाओं वाला ग्रुप होता है वो दोबारा से जीत जाता है। अब इनके जीतने के बाद क्या करते हैं, ये जो लिबरल लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, ये कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ठीक है, 1815 के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद ये कुछ टाइम के लिए छुप जाते हैं और सामने नहीं आते, क्योंकि ये डर जाते हैं भाई अब तो दोबारा से मोनार्की आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, राइट। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब ये छुप जाते हैं तो ये सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू करते हैं। ठीक है, चुपके चुपके अपने प्लानिंग वगैरह करने शुरू करते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। नेक्स्ट चीज हम क्या देख सकते हैं इसमें कि अब एकदम से यूरोप में अगर आप देखोगे तो जो क्रांतिकारी है उसकी एक लहर सी आ जाती है और आइडियाज, मतलब इतने सारे क्रांतिकारी उभर कर सामने आते हैं इस टाइम पे और आइडियाज का बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगते हैं, आइडियाज इधर से उधर। ठीक है, लोगों के आइडियाज मिलने लगते हैं और ये सारे ही ये क्या चाहते थे, ये सिंपल यही चाहते थे कि जो मोनार्की है वो पूरी तरीके से हट जाए। उसके विपरीत ये लोग बातें करते थे और ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे किसके खिलाफ, कि भाई हमें लिबर्टी चाहिए और हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है भाई, हमें आज़ादी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब जब लिबरेशनरीज की बात, जब क्रांतिकारियों की बात आती है तो भारत में एक नाम बहुत फेमस है। ठीक है, सब लोग जानते होंगे, भगत सिंह का नाम याद आता है हमें। ठीक है, उसी तरीके से यूरोप में भी एक उस कैटेगरी का इंसान था जिसका नाम था गुजिपी मैजिनी। ठीक, ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरीज था, इटली का क्रांतिकारी था और इसका जन्म कब हुआ था, 1807 में हुआ था, जेनोवा में। और ये मेंबर था सीक्रेट सोसाइटीज की। अब जो मिडिल क्लास थे इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाने स्टार्ट की थी ना, तो ये भी उसका मेंबर था पहले। उसके बाद जब ये 24 साल का था तो इसे एक भेजा गया। ठीक है, 1831 के टाइम पे लिगुरिया में इसको भेजा गया क्रांति करने के लिए। ठीक, कुछ टाइम के बाद और ज़्यादा ये फेमस हो जाता है। ठीक है, और ये अपने खुद की अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, मतलब चुपके से सोसाइटीज़ बनाता है जिसका नाम होता है यंग इटली। ठीक है, और दूसरा होता है यंग यूरोप। ठीक, अब ये इतना ज़्यादा फेमस था और इतना ज़्यादा क्रांतिकारी था ये कि आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे, एक यूरोप का अच्छा खासा मिनिस्टर होता है, कौन, मेटरनिक ने इसके बारे में, गुजिपी मैजिनी के बारे में ये भी बोल दिया था कि जो गुजिपी मैजिनी है वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर्स का। मतलब ये जो मोनार्की चला आ रहा है, जो राजाओं का शासन है, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा, या आप बोल सकते हो बहुत सबसे बड़ा दुश्मन सामने आ सकता है। कौन, गुजिपी मैजिनी। ठीक है, मतलब ये खतरनाक इंसान है। ठीक है, इससे डर के रहने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ये बोलना था किसका, आपका मेटरनिक का। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ करना मत भूलिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।